Work of wind. So we were discussing exogenic forces. Exogenic forces, the forces which acts on the exterior of the earth and causes the changes on the earth surface. ऐसी forces जो कि अर्थ के बाहर काम करती हैं और उनकी वजह से अर्थ के सरफेस पे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, चेंजेस आते हैं. So we have discussed so many exogenic forces. We discussed how the landforms are made because of the river. कि जो river है उसकी वजह से किस तरीके से अलग अलग landforms बनते हैं. Then we discussed the work of sea waves. कि sea waves की वजह से किस तरीके से landforms बनते हैं. We discussed there about sea cliffs, stocks, sea arches, sea caves and all. And then we discussed about the work of ice. कि जो glaciers हैं उनकी वजह से किस तरीके से अलग अलग चेंजेस आते हैं अर्थ के सरफेस पे. एंड नाउ इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू सी वर्क ऑफ विंड कि हवा की वजह से किस तरीके से हमारे जो अर्थ सरफेस है उस पर अलग अलग चेंजेस आते हैं और लैंड फॉर्म्स बनते हैं. सो हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? क्या आप कभी भी डेजर्ट वाले इलाके में गए हो? क्या आपने रेगिस्तान देखा है? एंड इफ यस, तो आपको ये सेक्शन पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है बिकॉज यू विल बी एबल टू कनेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? सो ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स. तो आप कुछ पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हो सैंड ड्यून्स की बिकॉज इट विल मेक इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. और आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हो और अ पिक्चर इज ऑल्सो गिवन हियर. You can see that. So an active agent of erosion and deposition in the desert is wind. तो डेजर्ट वाले इलाके में इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट क्या है? विंड. हवा की वजह से ही ज्यादातर जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज होती हैं रेगिस्तान में, राइट? In desert, you can see rocks in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rocks. तो डेजर्ट वाले इलाके में जो भी आपको रॉक्स दिखेंगे, यू विल नोटिस मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर इन द शेप ऑफ मशरूम. मशरूम कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है, राइट? ऊपर से एक अम्ब्रेला टाइप शेप होती है और नीचे से इस तरीके से, राइट? इट लुक्स लाइक दिस. तो अगर आप डेजर्ट में गए हो, देखा है, तो हो सकता है आपने सच में बहुत सारी ऐसी रॉक देखी हो जो कि मशरूम की शेप की हों. अब ये मशरूम की शेप बनती क्यों है? ये नॉर्मल रॉक्स की तरह इस तरह क्यों नहीं होती? अब होता क्या है कि रेगिस्तान है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेत है, बालू है. तो होगा क्या कि जब हवाएं चलेंगी तो वो अपने साथ जो सैंड है उसको लेकर उड़ती हैं. ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई रॉक है. ये पहले एक इस तरीके से एक चट्टान थी, ठीक है, रॉक. इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं. इस तरीके से थी मान लो, राइट? कुछ इस तरीके की शेप की थी और नीचे था डेजर्ट. ये पूरे डेजर्ट में आपकी एक चट्टान खड़ी है. अब होगा क्या जब विंड उड़ेगी, मतलब जब हवा उड़ेगी, तो वो अपने साथ सैंड के पार्टिकल्स को लेके उड़ेगी, राइट? अब ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं उनको लेके उड़ेगी. अब ये रॉक मान लो इससे भी ऊपर है, बहुत ऊंची है, मान लो यहाँ तक है, एकदम ऊपर तक है, ठीक है. अब होगा क्या जब विंड उड़ेगी, जब हवा चलेगी, तो अपने साथ इन पार्टिकल्स को लेके उड़ेगी. अब ये जो पार्टिकल्स हैं क्योंकि थोड़े भारी होते हैं तो हवा इनको और ज्यादा ऊपर तक लेकर नहीं उड़ पाती. मतलब कि मान लो यहाँ तक जो हवा है वो जो सैंड ग्रेन्स हैं उनको लेकर नहीं उड़ पा रही, वो सिर्फ यहाँ तक उनको उठा पा रही है. द विंड इज एबल टू लिफ्ट द सैंड ग्रेन्स ओनली दिस हाई. इतने ही ऊंचे तक वो उसको उठा पा रही हैं. तो अब होगा क्या जब हवाएं चलेंगी तो ये जो सैंड ग्रेन्स हैं वो जाके इस रॉक पर टकराएंगे और इसकी वजह से इरोजनल एक्टिविटीज होंगी. तो ऊपर वाले हिस्से में तो सैंड ग्रेन्स नहीं टकरा पाएंगे क्योंकि ऊपर सैंड ग्रेन्स है ही नहीं. हवा जो है उनको उतना ऊपर तक लिफ्ट ही नहीं कर पाई. तो जहां जहां पे सैंड ग्रेन्स हैं वो जाके नीचे वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे जाके टकराएंगे और इस वजह से जो है वो कुछ यहाँ से इरोड होने लगेगा. और जब हवाएं इस तरफ से बहेंगी इस तरफ, तो जो यहाँ का नीचे वाला हिस्सा है वो कटने लगेगा. तो शेप कैसी बन जाएगी? ऐसी कुछ ऐसी शेप बन जाएगी. अब हवा जो है वो तो कंटिन्यूअसली बह रही हैं, हवाएं तो चलती जाएंगी, वो कभी यहाँ से बह रही हैं, कभी यहाँ से बह रही हैं और अपने साथ वो सैंड ग्रेन्स को उड़ा रही हैं. अब धीरे धीरे करके क्या होगा, ओवर द पीरियड इस तरीके से ये शेप लेने लगेगा, कुछ इस तरीके से, यहाँ से फिर कट जाएगा, इस तरीके की शेप ले ली. अब और अंदर तक कट जाएगा हवा की वजह से, और अंदर तक कट जाएगा. तो शेप अल्टीमेटली कैसी बन जाएगी? अल्टीमेटली द रॉक विल लुक लाइक अ मशरूम. की ऊपर से तो वो वैसी की वैसी है और नीचे वाले एरिया में इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से वो पतली हो चुकी है. तो इट विल लुक लाइक दिस. तो हुआ क्या, आपको समझ आया कि जो हवा है वो अपने साथ सैंड ग्रेन्स को उठाती है बट वो बहुत ज्यादा ऊंचे तक नहीं उठा पाती है. दैट्स वाई जो इरोजनल एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ नीचे वाले हिस्से में ही हो पाती हैं और ऊपर वाला जो हिस्सा है रॉक का वो वैसा का वैसा ही रहता है, या फिर होता भी तो मतलब बहुत कम इरोजनल एक्टिविटीज होती हैं. और ज्यादा जो इरोजनल एक्टिविटी है, जो इरोजन है, वो नीचे होता है
और इसीलिए ये एक मशरूम की शेप बन जाती है। ये नीचे नीचे वाला जो हिस्सा है वो पतला हो जाता है और ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा रहता है। Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. तो जो winds हैं वो नीचे वाले सेक्शन को ज्यादा इरोड करती हैं ऊपर वाले सेक्शन के कंपैरिजन में। Therefore, such rocks have narrower base and wider top. तो ऐसी रॉक्स का नैरोअर बेस होता है, मतलब पतला बेस होता है, और वाइडर मतलब कि चौड़ा उनका टॉप होता है, एज यू कैन सी, राइट। When the wind blows, it lifts and transports sands from one place to another. अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब हवाएं चलती हैं तो वो जो सैंड ग्रेन्स हैं उनको उठाती है अपने साथ। अब कहीं पे जाके हवा रुकेगी, थोड़ी स्लो होगी, तो वो जाके दूसरे जगह पे इनको डिपॉजिट कर देगी। यहाँ से लाई उठा के और यहाँ लाके डिपॉजिट कर दी, और डिपॉजिट करती है तो वो कुछ इस तरीके की शेप बन जाती है, लो हील्स की तरह। When it stops blowing, the wind falls and get deposited in low hills. तो जब हवा रुकती है तो जो भी सैंड ग्रेन्स वो अपने साथ कैरी कर रही थी वो अचानक से नीचे गिर जाते हैं और कुछ इस तरह की शेप ले लेते हैं लो हिल्स की, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहे हैं कि ऐसी, राइट। छोटे छोटे मिट्टी के टीले से बन जाते हैं, पहाड़ से बन जाते हैं बहुत छोटे छोटे से, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। When it stops, the sand falls and gets deposited in low hills like structures. These are called sand dunes, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, sand dunes, right? When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. अब होता क्या है, अगर मिट्टी के कण भारी हैं तो हवा उनको ज्यादा दूर तक कैरी नहीं कर पाएगी, ना ही ज्यादा ऊंचे तक कैरी कर पाएगी। बट अगर जो छोटे छोटे वाले पार्ट हैं मिट्टी के, जो छोटे ग्रेन्स हैं, वो बहुत ही लाइट हैं, तो उनको हवा बहुत दूर तक, वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कैरी कर सकती है उनको, ठीक है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज, इट इज कॉल्ड लोएस। अब जब ऐसी रेत जो कि बहुत पतली है, उसके ग्रेन जो है वो बहुत ही लाइट है, बहुत ही थिन है, तो जब इस तरह की जो सैंड है वो बड़े से एरिया में जाके डिपॉजिट हो जाती है, हवा मान लो यहाँ से जो छोटे वाले कण हैं उनको लेकर उड़ रही थी और जाके उसने उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, राइट, यहाँ पे पूरा डिपॉजिट कर दिया। सो इस तरीके का जो डिपोजिशन है, इस तरीके का जो लैंडफॉर्म बना, उसको हम क्या कहते हैं, लोएस। और लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना। तो चाइना में हम इस तरह के जो लोएस हैं उनको देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि मशरूम रॉक्स कैसे बनती हैं, सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं, लोएस कैसे बनती हैं, राइट। So this is the last topic of our chapter, and I hope you get it. And with this we come to the end of our chapter number 3 of class 7th geography. And in this we discussed a lot of interesting topics. हमने पढ़ा कि किस तरीके से अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आते हैं। Then we discussed about the endogenic and exogenic forces. एंडोजेनिक फोर्सेस जो कि अर्थ के अंदर काम करती हैं और उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि अर्थ के बाहर काम करती हैं और उनकी वजह से अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर हमने वोल्केनो के बारे में पढ़ा, हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, फोकस क्या होता है, एपीसेंटर क्या होता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस में हमने अलग अलग तरह के जो फोर्सेस थी उसके बारे में पढ़ा, हमने रिवर की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं उसके बारे में पढ़ा, हमने सी वेव्स के वर्क पढ़ा, हमने वर्क ऑफ आइस पढ़ा, एंड देन टुडे वी डिस्कस्ड वर्क ऑफ विंड। सो आई होप ये चैप्टर जो है आपको बहुत ही मज़ेदार लगा हो, आपको सब कुछ समझ आया हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब yet then please subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, keep working hard, keep studying, take care of yourself and your family. Bye bye.